हेलो दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच में हालात इस कदर खराब हो गई है कि मानो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। हजारों रॉकेट बरसाए जा रहे हैं और हजारों लोगों की जानें जा चुकी है। इनफैक्ट सैकड़ों की संख्या में बच्चे भी मारे जा रहे हैं। ये मुद्दा इतना कंट्रोवर्शियल है कि बाकी दुनिया के लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। इंडिया में भी कुछ लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। कौन यहाँ पर सही है और क्यों ये मुद्दा शुरू हुआ फिर से, क्यों ये जंग शुरू हुई, ये जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि कैसे हिटलर ने कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया था यहूदियों को। लेकिन क्या आप जानते हैं जूस यानी कि यहूदियों के खिलाफ इन्हीं सब रीजन्स की वजह से लेट 1800 के समय तक दुनिया भर में रहने वाले यहूदियों के अंदर ऐसी भावना जागने लगी कि कोई भी देश हमें अपना नहीं मानता है। अगर हमें सुकून से जिंदा रहना है तो हमें अपना खुद का देश बनाना होगा, एक यहूदी कंट्री बनानी पड़ेगी। इन्हीं सब रीजन्स की वजह से साल 1881 में यहूदियों ने जाकर पैलेस्टीन के एरिया में कई परमानेंट सेटलमेंट्स बनाए और वहां जाकर रहने लगे। अब पैलेस्टीन का ही एरिया क्यों चुना? क्योंकि ये यहूदियों के लिए काफी पवित्र जगह है। दरअसल जेरूसलम यहूदी, मुस्लिम और क्रिश्चियंस के लिए सबसे पवित्र जगह है। दोस्तों याद रखिए, उस समय ना कोई इजराइल था, ना गाजा था, ना कोई वेस्ट बैंक था। ये सारा एरिया पैलेस्टीन था जो कि ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। और ओटोमन एम्पायर के अंदर क्रिश्चियंस, मुस्लिम, यहूदी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, कोई झगड़ा नहीं होता था। अब हम चलते हैं साल 1915 में वर्ल्ड वार 1 चल रही है। ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब क्रांतिकारी ओटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ब्रिटिश यहाँ पर बड़ी चालाकी करते हैं। वो कहते हैं अरब क्रांतिकारियों को कि तुम हमें सपोर्ट करो ओटोमन एम्पायर को हराने में और हम तुम्हें पैलेस्टीन का एरिया दे देंगे। और अरब क्रांतिकारी लड़ाई कर रहे हैं कि यूनिफाइड अरब कंट्री बनाने के लिए। ये अरब क्रांतिकारी चाहते हैं कि सीरिया से लेकर यमन तक एक अरब देश बने। ब्रिटिश लोग सेम प्रॉमिस करते हैं यहूदियों को भी कि हम तुम्हें तुम्हारा अपना अलग से देश बनाने में मदद करेंगे पैलेस्टीन के पास। लेकिन ऐसा होता नहीं। ब्रिटिश ने फ्रेंच के साथ पीछे से एक सीक्रेट डील कर ली। जैसे ही ओटोमन एम्पायर हारा वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद तो जो मिडल ईस्ट का एरिया था ब्रिटिश और फ्रेंच ने अपना आधा आधा बांट लिया और पैलेस्टीन का एरिया ब्रिटिश ने पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। तो साल 1918 से लेकर साल 1948 तक पूरा पैलेस्टीन का एरिया ब्रिटिश राज के अंडर रहा। इसी समय जर्मनी में हिटलर को पॉलिटिकल पावर मिलती है और यहूदियों को लाखों की संख्या में मारा जाता है। पूरे हिटलर कंट्रोल यूरोप से यहूदी अपनी जान बचाकर अलग अलग देशों में भागते हैं। कुछ को अमेरिका में जगह मिल जाती है, लेकिन इनमें से कई यहूदी जाते हैं पैलेस्टीन में। ब्रिटिश पहले तो अंदर आने देता है, लेकिन बाद में ब्रिटिश रोकता है उन्हें पैलेस्टीन में आने से, जिसकी वजह से एक इजराइल देश बनाने की शुरुआत होती है पैलेस्टीन के अंदर। वहीं पैलेस्टीन लोग भी अपने देश की मांग करने लग रहे हैं। 8 जुलाई 1948 को ब्रिटिश राज अपने हाथ जोड़ लेता है और देश छोड़कर जाने लगता है। जाते वक्त कहता है कि तुम यहूदी लोग अपना खुद का यहूदी देश बना लो और तुम पैलेस्टीन लोग तुम भी अपना खुद का पैलेस्टीन देश बना लो। लेकिन मैं नहीं कर सकता, ये सब मुझसे नहीं होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है यूनाइटेड नेशन को और ब्रिटिश लोग निकल जाते हैं पैलेस्टीन छोड़कर। यूनाइटेड नेशन एक पार्टीशन प्लान बनाता है कि कितना एरिया पैलेस्टीन में यहूदी कंट्री बनाने के लिए दिया जाए और कितना एरिया एक पैलेस्टीन देश बनाने के लिए दिया जाए। साल 1947 में ये यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान रिलीज किया जाता है। यूनाइटेड नेशन अपने प्लान में 44% एरिया यहूदियों के लिए रखता है और 48% एरिया पैलेस्टीन के लिए रखता है। जेरूसलम एक बहुत ही हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट एरिया है, 3 धर्मों के लिए, मुस्लिम्स, यहूदी और क्रिश्चियंस के लिए। तो यूनाइटेड नेशन फैसला करता है कि जेरूसलम इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। यहूदी लोग इस प्लान को स्वीकार कर लेते हैं और वो अपने नए देश का नाम इजराइल रखते हैं और यहाँ जन्म होता है इजराइल देश का साल 1948 में। लेकिन जो अरब के लोग थे, जो अरबी थे, उन्होंने इस पूरी योजना को स्वीकार करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि पैलेस्टीन जो है वो उनका घर है, जबकि यहूदियों को लगता था कि पैलेस्टीन उनका घर है। इसकी वजह से फर्स्ट अरब इजराइल वार ऑफ 1948 होता है, जिसमें इजराइल जीत जाता है। 1949 में जब जंग खत्म होती है तो यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग जो एरिया पैलेस्टीन के होने थे उनमें से कई एरियाज पर अब इजराइल ने कब्जा कर लिया है और जो गाजा पट्टी का एरिया है वो पूरा इजिप्ट के पास चला जाता है और जो वेस्ट बैंक का एरिया है वो पूरा जॉर्डन के पास चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पैलेस्टीन
पैलेस्टीनियंस के पास कोई जगह नहीं बची अपनी। 7 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियंस को अपने घर छोड़कर अरब देशों में रहना पड़ता है। इसके बाद 1967 में सेकेंड अरब इजराइल वार होती है। 6 दिन तक ये जंग चलती है और इसे भी इजराइल जीत जाता है। न सिर्फ इजराइल गाजा और वेस्ट बैंक को बल्कि इजिप्ट का ये पूरा बड़ा सा एरिया को भी कब्जा कर लेता है। इस जंग के बाद 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच में बातचीत होती है और इजिप्ट पहला अरब देश बन जाता है इजराइल को देश मानने वाला। इसके बाद जो पूरा इजिप्ट का एरिया था जो इजराइल ने कब्जा किया था वो इजराइल इजिप्ट को वापस दे देता है। इस समय के दौरान इजराइल में रहने वाले कई लोग वेस्ट बैंक में जाकर अपनी कॉलोनी बनाकर रहने लगते हैं। इजरायली सरकार उन्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट करती है। वहाँ जो घरों की प्राइस है वो कम है। कुछ लोग वहाँ सस्ते घरों की वजह से जाते हैं तो कुछ लोग वहाँ जाते हैं अपनी रिलीजियस नेशनलिज्म की वजह से। कुछ इजरायली लोग जो कट्टर इजरायली है वो कहते हैं कि ये पूरा वेस्ट बैंक का एरिया जो है ये हमारा है, इसीलिए हम वहाँ जाकर रहेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी इन सेटलमेंट्स को इलीगल मानती है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन पार्टीशन के खिलाफ था। साल 1992 में इजराइल को एक नए प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं जिनका नाम यित्ज़हाक रबीन था। ये कहते हैं कि पैलेस्टीन एक देश है, हमें उनका देश देना चाहिए। और यहाँ होता है 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स। पहली बार ये दोनों साथ मिलकर बात करते हैं कि कैसे हम देश का बंटवारा कर सकते हैं, कैसे हम पैलेस्टीन देश बना सकते हैं। इसके बाद 1994 में पहली बार पैलेस्टीन की सरकार बनती है जिसे नाम दिया जाता है पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी। लेकिन इस टाइम तक वेस्ट बैंक के बहुत से एरियाज में इजरायली लोगों ने अपने परमानेंट सेटलमेंट्स बना ली है जिसे इजरायली सरकार ने भी सपोर्ट किया है। तो पैलेस्टीनियंस लोग बहुत ही कम गिने चुने एरियाज में टुकड़े टुकड़ों में रहने लग रहे हैं। तो 3 के एरिया में डिवाइड करने का फैसला किया जाता है वेस्ट बैंक के एरिया को, एरिया ए, बी और सी। एरिया ए वाले वो एरियाज जहाँ पर पैलेस्टीनियन सरकार अपना कंट्रोल रखेगी, एरिया बी वो एरियाज जहाँ पर दोनों सरकार साथ में कंट्रोल रखेगी और एरिया सी वो एरियाज जहाँ पर इजरायली सरकार अपना कंट्रोल रखेगी। तो यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान तो बहुत दूर की बात है। रियलिटी में 1994 में पैलेस्टीन को सिर्फ कुछ गिने चुने टुकड़े ही मिल पाते हैं वेस्ट बैंक की एरिया में और गाजा स्ट्रिप में जहाँ वो अपना देश बना सके। लेकिन 1995 में एक यहूदी ने अपने प्रधानमंत्री को पिस्टल से 3 गोली मार दी क्योंकि ये कट्टरवादी यहूदी लोग कहते थे कि कैसे तुम पैलेस्टीन के साथ समझौता कर सकते हो, इतनी सी भी जमीन क्यों दे रहे हो उनको, हम तो पूरा का पूरा इजराइल पैलेस्टीन के अंदर बनाना चाहते हैं। और इन्हीं कट्टरवादी लोगों की वजह से हालात बिगड़ती चली गई। इस घटना से करीब 5-6 साल पहले पैलेस्टीन में कुछ लोग साथ मिलकर आते हैं और हमास ग्रुप को बनाते हैं और यहाँ से बनता है हमास ग्रुप। 2002 के अराउंड वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं दोनों साइड में। 100 से ज्यादा इजरायली और पैलेस्टीनियंस मारे जाते हैं और अब इतने ज्यादा स्केप्टिकल हो चुके हैं ये लोग एक दूसरे को लेकर कि इजराइल अब अपने सेटलमेंट्स में दीवारें बनाने लग जाता है जो परमानेंट हाउसेस इनके सेटल्ड लोगों ने क्रिएट करे हैं। वेस्ट बैंक में उनके चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड लगवा दिए जाते हैं, चेक पॉइंट लगवा दिए जाते हैं और पैलेस्टीनियंस लोगों का रहना और भी मुश्किल कर देते हैं। इस नक्शे के बीचों बीच जेरूसलम का शहर है। 3 धर्मों के लोगों के लिए बड़ा ही पवित्र शहर है, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और यहूदी के लिए। और जेरूसलम के साथ भी यही हाल है। जो वेस्ट जेरूसलम वाला एरिया है वो इजराइल के अंडर है, वहाँ पर बहुत से इजरायली लोग रहते हैं। लेकिन जो ईस्ट जेरूसलम वाला एरिया है वहाँ पर बहुत से पैलेस्टीनियंस लोग रहते हैं और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग वो पैलेस्टीन का पार्ट है। लेकिन वहाँ पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है। इजराइल का मानना है कि पूरा का पूरा जेरूसलम शहर ही उनका है और उनका ही होना चाहिए और पैलेस्टीन का मानना है कि वो उनका है। पिछले कई सालों से ईस्ट जेरूसलम में ढेरों पैलेस्टीनियन परिवारों को जबरदस्ती अपने घरों से बाहर निकाला गया है। मतलब इजरायली सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जबरदस्ती पैलेस्टीनियन परिवारों को अपने घरों से बाहर निकाल फेंका है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें गाजा पट्टी की तो वहाँ पर कहानी काफी अलग है। वहाँ पर पैलेस्टीनियन सरकार का भी कंट्रोल नहीं है बल्कि वहाँ पर कब्जा कर रखा है एक पॉलिटिकल पार्टी हमास ने। अब जो पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर है जो वेस्ट बैंक में डार्क ग्रीन एरियाज को कंट्रोल करते हैं उनका भी कंट्रोल नहीं है गाजा पट्टी पर क्योंकि ये हमास ने पूरा कब्जा कर रखा है। और कुछ कंट्रीज दुनिया में जैसे कि यूएसए, इजराइल, यूरोपियन यूनियन और जापान ये कंट्रीज मानती है कि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज जैसे कि यूके और ऑस्ट्रेलिया जो सिर्फ हमास के सैन्य शाखा को टेररिस्ट मानते हैं। लेकिन तीसरी तरफ कुछ ऐसी भी कंट्री है जैसे कि चाइना, रसिया, टर्की, ईरान, नॉर्वे, कतर, सीरिया और ब्राजील जो हमास को टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानती हैं। दोस्तों अगर आपने इस हिस्ट्री को समझ लिया तो अब हम बात करते हैं साल 2021 की, जहां पर यहूदियों ने ईस्ट जेरूसलम में बड़ी भड़काऊ रैलीज निकाली। इस ईस्ट जेरूसलम के आसपास से जहां पर इन्होंने नारे लगाए डेथ टू अरब्स के। जब ये रैलियां निकली तो यहूदी और अरब मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में टकराव हुआ और आग में घी डालने
का काम किया इजरायली पॉलिटिशियंस ने। जैसे कि ये लोग इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और कहा कि पूरा शहर हमारा है और इससे सिचुएशन और बिगड़ गई। 7 मई 2021 की बात है कि पैलेस्टीनियंस लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इन्हीं एविक्शंस के खिलाफ। ये प्रोटेस्ट वायलेट हुआ, पत्थरबाजी हुई। इजरायली पुलिस ने सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करी और दोनों तरफ लोग इंजर्ड हुए। 10 मई की बात है कि इजरायली पुलिस अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुसी और वहां पर पैलेस्टीनियंस लोगों पर रबर बुलेट्स फायर करी गई और स्टन ग्रेनेड्स फेंके गए जो लोग वहां पर प्रे करने के लिए आए थे। हालांकि इजरायली पुलिस का कहना है कि उन्हें पहले से खबर थी कि कुछ पैलेस्टीनियंस लोग मस्जिद के अंदर पत्थर इकट्ठा करके बैठे हैं जो वो उन पर फेंकेंगे जो लोग डेथ टू अरब की रैलियां और नारे लगा रहे थे। इस मस्जिद की खबर को सुनकर हमास ग्रुप ने एक अल्टीमेटम दिया इजरायली सरकार को कि मस्जिद से इजरायली पुलिस को हटा ले, नहीं तो हम हमला कर देंगे। और कुछ घंटों बाद रॉकेट्स भी फायर करने शुरू कर दिए इजराइल पर हमास ने। तो गाजा से इजराइल में हजारों की संख्या में रॉकेट्स फेंके गए हमास ग्रुप के द्वारा। और जब ये रॉकेट्स की बौछार हुई इजराइल पर तो इजराइल ने भी रिस्पांस में आकर एयर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी गाजा पर। इजराइल ने 130 से ज्यादा एयर स्ट्राइक करी गाजा पर और पिछले 2 दिनों में 40 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस लोग मारे गए और इजराइल की तरफ भी 2 इजरायली लोग मारे गए और एक इंडियन की भी मौत हुई थी। चलिए अब चलते हैं करंट सिचुएशन पर। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है कि अचानक से एयर रेड साइरस बनने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉकेट्स बरसने लगते हैं इजराइल के शहर पर हजारों की संख्या में। इजरायली डिफेंस फोर्सेस कहती हैं 2200 रॉकेट्स फायर किए गए हैं। हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है जो रॉकेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन यहाँ पर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए 20 मिनट के अंदर अंदर, जिसकी वजह से ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो जाता है। हजारों की संख्या में इजराइल में लोग मारे गए और जख्मी हुए इन अटैक्स के चलते। ये सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा था जो इजराइल पैलेस्टीन के बीच में देखा गया। हमास ने रॉकेट्स के अलावा अटैक किया है जमीन से, समुद्र से और हवा से। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे तोड़ दिया गया एक बुलडोजर के द्वारा। कई पैलेस्टीनियंस इजरायली टेरिटरी के अंदर घुसते हुए दिखे। कुछ मोटरसाइकिल्स पर, कुछ मोटर पावर हैंड ग्लाइडर के जरिए हवा के द्वारा इजराइल में घुसे। इसके अलावा समुद्र में स्पीड बोट के जरिए भी हमास के लोगों ने इजराइल पर हमला बोला। कई सारे घटना हुए यहाँ एक दिन के अंदर अंदर। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया। एक इजरायली टैंक पर कब्जा किया गया। कई इजरायली सोल्जर्स को बंदी बनाया जा चुका है हमास ग्रुप के द्वारा और इजराइल ने एक स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया है। इजरायली मिलिट्री ने गाजा में भी एयर स्ट्राइक करी जिसके चलते पैलेस्टीन में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल दैफ ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है और कहा कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टीन के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। मतलब ये रिस्पॉन्स है अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था उसका, जो मैंने आपको पीछे वीडियो में बता दिया है कि कैसे अल अक्सा मस्जिद में पैलेस्टीनियों पर रबर बुलेट्स फायर करी गई। इजराइल ने रिस्पॉन्स में जो अपना हमला लॉन्च किया है उसे ऑपरेशन आयरन शॉर्ट्स का नाम दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस जिन्हें आईडीएफ शॉर्ट में कहा जाता है, इन्होंने अपनी नेवी, एयर फोर्सेस और ग्राउंड फोर्सेस सब तैनात किया है। इजराइल ने गाजा में खाना, पानी, बिजली की सप्लाई काट दी है। ऊपर से लगातार बमबारी जो हो रही है गाजा में वो और भी खौफनाक है। इस वीडियो को देखिए, पूरे के पूरे शहर चकनाचूर हो चुके हैं। ये वो बिल्डिंग्स है गाजा में जिन्हें एयर स्ट्राइक के जरिए टारगेट किया गया है। 17 अक्टूबर की रात को गाजा के एक अस्पताल पर इजरायली हवाई हमले में 500 से ज्यादा लोग मारे गए, वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल का कहना है कि अस्पताल पर हमला हमने नहीं किया बल्कि हमास ने किया है। मरने वालों में केवल मरीज नहीं थे बल्कि सुरक्षा कर्मी, आम लोग, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी थे। इनकी संख्या पहले से ही कम थी। इनके मारे जाने का मतलब है कि अब जो घायल होंगे उनकी जान बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। बमबारी इतनी भयानक हुई कि अल अहली अस्पताल के डॉक्टर लाशों के बीच में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दोस्तों, गाजा में अब तक 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से कौन यहाँ पर सही है और कौन यहाँ पर गलत है, कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।